Assalamualaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to start chapter 10 of CRPC. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Chapter 10 of CRPC deal करता है टॉपिक ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 133 से। सेक्शन 133 बेसिकली डील्स विद कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस। अब ये जो पब्लिक न्यूसेंस है इसको रिमूव करने के लिए कंडीशनल ऑर्डर पास किया जाता है और वो ऑर्डर कौन पास करता है ये सेक्शन हमें बताता है। सो इसकी क्लॉज 1 की तरफ आ जाएं तो क्लॉज 1 कहती है whenever a magistrate of first class considers on receiving a police report or other information and on taking evidence as he thinks fit। जब कभी भी मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ये समझता है या उसको लगता है जब पुलिस रिपोर्ट के थ्रू उसे कुछ बताया जाता है या किसी भी जराए से उसे जो इंफॉर्मेशन दी जाती है या फिर वो खुद किसी जगह का एविडेंस लेने के बाद अगर वो ज़रूरी समझता है तो अब क्या चीज वो जरूरी समझता है। नंबर 1 दैट एनी अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन और न्यूसेंस शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम एनी वे रिवर और चैनल विच मे बी यूज्ड लॉफुली बाय द पब्लिक और फ्रॉम एनी पब्लिक प्लेस। कि किसी भी रास्ते रिवर या किसी भी चैनल पर कोई अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट की गई हैं, कोई रुकावट गैर कानूनी रुकावट डाली गई है किसी ऐसे रास्ते पर जो पब्लिक इस्तेमाल कर रही है, जो आम पब्लिक के लिए रास्ता बनाया गया है, उस रुकावट को हटाना ज़रूरी है। या फिर सेकंड दैट द कंडक्ट ऑफ एनी ट्रेड और ऑक्यूपेशन और कीपिंग ऑफ एनी गुड्स और मर्चेंटाइज इज इंजूरियस टू हेल्थ और फिजिकल कंफर्ट ऑफ कम्युनिटी। कि किसी भी ट्रेड या ऑक्यूपेशन या किसी भी गुड्स को जो रखी गई हैं उनसे अगर किसी कम्युनिटी के कंफर्ट में किसी की तरह की कोई भी रुकावट आ रही है वो उस पब्लिक के लिए मुज़र सेहत है तो और इन ट्रेड या ऑक्यूपेशन को या इन गुड्स को रिमूव करना ज़रूरी है। या फिर तीसरी बात दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग और डिस्पोजल ऑफ एनी सब्सटेंस इज लाइकली टू ओकेजन कॉन्फ्लिग्रेशन और एक्सप्लोजन शुड बी प्रिवेंटेड और स्टॉप। कि किसी जगह पर किसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई इमारत तामीर की जा रही है या उसे गिराया जा रहा है तो और ऐसा लगता है कि इस इमारत के गिराए जाने से कोई आतिशज़दगी या धमाका हो सकता है और इसको रोकना ज़रूरी है। चौथी बात that any building, tent or structure or any tree is in such a condition that it is likely to fall and thereby cause injury to the person living or carrying on business in the neighborhood or passing by। या फिर कहीं पर कोई बिल्डिंग, कोई टेंट या कोई ट्री इस कंडीशन में है कि उसके गिरने का खतरा है और उसके गिरने से उसके आसपास के लोग जो लोग रह रहे हैं या कोई बंदा अपना कोई बिजनेस उस जगह पर कर रहा है उसको किसी किस्म की कोई इंजरी होने का खतरा है और इसको सपोर्ट देना ज़रूरी है। या फिर any tank, well or excavation adjacent to any such way or public place should be fenced in such a manner as to prevent danger arising to public। कि किसी जगह पर कोई टैंक, कोई कुआं या घड़ा बनाया गया है जिसको फिल करना ज़रूरी है और इसके अगर फिल ना किया तो इससे पब्लिक को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान हो सकता है। या फिर that any dangerous animal should be destroyed, confined or other disposed of। कि कहीं पर कोई डेंजरस एनिमल है, कोई कुत्ता वगैरह रास्ते में बांध दिया गया है जो कि अनॉयंस फैला रहा है और इसको हटाना ज़रूरी है। तो ऐसी तमाम चीज़ें जो हमने अभी सिचुएशंस डिस्कस की हैं इन तमाम सरकमस्टांसेस में अगर मैजिस्ट्रेट को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इस सब को रिमूव करना ज़रूरी है तो फिर ऐसी सूरत में सच मैजिस्ट्रेट में मेक अ कंडीशनल ऑर्डर। तो फिर उस मैजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो एक कंडीशनल ऑर्डर पास करेगा। इस कंडीशनल ऑर्डर की जो कंडीशंस होंगी वो हर केस के सरकमस्टांसेस पे डिपेंड करेंगी कि जो पिछली हमने लिस्ट डिस्कस की उसमें उन तमाम लोगों को कहा जाएगा कि वो इस जगह से इस रुकावटों को हटाएं, इन चीज़ों को रोका जाए ताकि जो भी जनरल पब्लिक है उसको हर तरह के नुकसान से बचाया जाए
जो भी लिस्ट हमने पीछे पढ़ी है, फिर आगे सेक्शन में उसी लिस्ट को कहा गया है कि ये चीजें रिमूव करने का ऑर्डर मैजिस्ट्रेट पास कर देता है। फिर फर्दर इस सेक्शन में कहा गया है एंड इफ ही ऑब्जेक्ट सो टू डू, और अगर जिस बंदे के अगेंस्ट वो ऑर्डर पास किया गया है वो इस पर कोई ऑब्जेक्शन क्रिएट करता है, अब कैसी ऑब्जेक्शन, टू अपीयर बिफोर हिमसेल्फ और सम अदर मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एट अ टाइम एंड प्लेस टू बी फिक्स्ड बाय ऑर्डर एंड मूव टू हैव द ऑर्डर सेट असाइड और मॉडिफाइड इन द मैनर हियर इन आफ्टर प्रोवाइडेड, कि वो कैसी ऑब्जेक्शन करता है कि वो उस मैजिस्ट्रेट के सामने अपीयर होता है या किसी भी फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के सामने उस टाइम और उस प्लेस पर जो उस ऑर्डर में फिक्स की गई है, और उसका मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का बेसिक मकसद ये है कि उसके खिलाफ जो ऑर्डर पास किया है उसको सेट असाइड किया जाए या उसमें किसी किस्म की कोई मॉडिफिकेशन की जाए, तो इसके लिए वो प्रोसीडिंग्स चलाता है। फिर इसी की क्लॉज 2 कहती है नो ऑर्डर ड्यूली मेड बाय मैजिस्ट्रेट अंडर दिस सेक्शन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी सिविल कोर्ट। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग मैजिस्ट्रेट जो कंडीशनल ऑर्डर पास करता है कंपलसरी है कि आप उसको किसी भी सिविल कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। फिर इसी सेक्शन में एक एक्सप्लेनेशन दी गई है, अ पब्लिक प्लेस इंक्लूड्स ऑल्सो प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू स्टेट, camping grounds and grounds left unoccupied for sanitary or recreative purposes। अब इसमें हमें बताया कि पब्लिक प्लेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो प्रॉपर्टी जो स्टेट से बिलोंग करती है, कोई भी ऐसा ग्राउंड जो अनऑक्युपाइड है, ये तमाम चीज़ें पब्लिक प्लेस में इंक्लूडेड हैं। सो सेक्शन 133 में सिंपली क्या बताया गया है कि जब कभी भी मैजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट के थ्रू या किसी भी जराए से इंफॉर्मेशन मिलने के बाद पता चलता है कि किसी जगह पे कोई अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शंस है और इनको रिमूव करना ज़रूरी है, तो ऐसी सूरत में फिर मैजिस्ट्रेट उस शख्स के अगेंस्ट एक कंडीशनल ऑर्डर पास कर सकता है। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 134 के ऊपर। सेक्शन 134 डील करता है सर्विस और नोटिफिकेशन ऑफ द ऑर्डर, कि सेक्शन 133 के अंडर जो ऑर्डर पास किया गया है उसको उस बंदे तक कैसे पहुंचाया जाएगा। सो सेक्शन 134 की क्लॉज 1 कहती है द ऑर्डर शैल बी सर्व्ड ऑन द पर्सन अगेंस्ट whom इट इज मेड इन द मैनर हियरइन प्रोवाइडेड फॉर द सर्विसेज ऑफ समन, कि ये जो ऑर्डर पास किया गया है ये उस बंदे तक ऐसे ही पहुंचाया जाएगा जैसा कि समन का तरीकाकार इस सीआरपीसी में हमें बताया गया है, कि जैसे किसी बंदे को समन पहुंचाया जाता है वैसे ही समन के थ्रू ये ऑर्डर भी उस तक पहुंचाया जाएगा। फिर क्लॉज 2 कहती है इफ सच ऑर्डर कैन नॉट बी सो सर्व्ड, कि अगर थ्रू समन वो ऑर्डर उस तक नहीं पहुंचा तो फिर इट शैल बी नोटिफाइड बाय प्रोक्लेमेशन published in such a manner as the provincial government may by rule direct। तो फिर ऐसी सूरत में प्रोविंशियल गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग इसको पब्लिश किया जाएगा, प्रोक्लेम किया जाएगा, इस चीज़ का ऐलान किया जाएगा कि इस बंदे के अगेंस्ट ये ऑर्डर पास हुआ है, और साथ ही साथ एंड अ कॉपी देयर ऑफ शैल बी स्टक up at upon such place or places as may be fittest for conveying the information to such person, और इस ऑर्डर की एक कॉपी उस जगह पर लगाई जाएगी जिस जगह से उस बंदे तक बासानी ये ऑर्डर पहुंचाया जा सके। यानी सिंपली पहले तो समन के थ्रू होगा, और अगर समन के थ्रू नहीं हुआ फिर इस चीज़ को पब्लिश किया जाएगा, इसकी एक कॉपी एक जगह पर लगा दी जाएगी जिस जगह से बासानी वो बंदा पढ़ सके। फिर उसके बाद है सेक्शन 135। सेक्शन 135 बात करता है पर्सन टू whom ऑर्डर इज एड्रेस्ड टू ओबे और शो काज और क्लेम ज्यूरी, कि जिस बंदे के अगेंस्ट वो ऑर्डर पास किया गया है या तो वो उस ऑर्डर को ओबे करे या शो कॉज करे या ज्यूरी क्लेम करे। अब ये तीन चीजें करने के लिए क्या प्रोसीजर होगा, सेक्शन 135 कहता है द पर्सन अगेंस्ट whom सच ऑर्डर इज मेड शेल, जिस बंदे के अगेंस्ट वो ऑर्डर पास किया गया है उसके लिए कंपलसरी है कि वो क्या करेगा, नंबर 1 परफॉर्म विद इन द टाइम एंड इन द मैनर स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर द एक्ट डायरेक्टेड देयर बाय, उस बंदे के लिए लाजमी है कि वो उस टाइम और उस तरीकाकार से उस ऑर्डर के ऊपर अमल करेगा जिस तरह से जो तरीकाकार उस ऑर्डर के अंदर उसको बताया गया है।
यानी कि वो उस ऑर्डर को ओबे करेगा, उस ऑर्डर को मानते हुए जो जो चीज़ें उससे कही गई हैं वो चीज़ें वो परफॉर्म करेगा। सेकेंडली, appear in accordance with such order and either show cause against the same or apply to the magistrate by whom it was made to appoint a jury to try whether the same is reasonable or proper। लेकिन अगर वो ऑर्डर ओबे नहीं करता तो फिर वो मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होगा और उसको वजह बताएगा कि क्यों उसके अगेंस्ट ये ऑर्डर पास नहीं करना चाहिए, या फिर उस मैजिस्ट्रेट को कहेगा कि वो एक ज्यूरी अपॉइंट करे और ये ज्यूरी फिर उस जगह का मुआयना करते हुए ये बताए कि आया मैजिस्ट्रेट का ये जो ऑर्डर है ये रीजनेबल या प्रॉपर है या नहीं। 135 के अकॉर्डिंग पहले तो वो उस ऑर्डर को ओबे करेगा, नहीं करता तो फिर वो शो कॉज करेगा या फिर वो मैजिस्ट्रेट को कहेगा कि वो उसके लिए ज्यूरी अपॉइंट करे। अब आ जाते हैं सेक्शन 136 के ऊपर। सेक्शन 136 बात करता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज फेलिंग टू डू सो। अब इसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई बंदा 135 की अकॉर्डिंग जो बातें की गई हैं उन पर अमल करने में नाकाम हो जाता है तो फिर उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। So, section 136 states that if such person does not perform such act or appear and show cause or apply for the appointment of jury as required by section 135 कि सेक्शन 135 के अकॉर्डिंग अगर तो वो बंदा उस ऑर्डर को ओबे नहीं करता, ना ही वो शो कॉज करता है, मैजिस्ट्रेट के सामने अपीयर होता है, उसको वजह बताता है, ना ही वो ज्यूरी क्लेम करता है मैजिस्ट्रेट से, तो फिर he shall be liable to the penalty prescribed in that behalf in section 188 of penal code, पाकिस्तान penal code। तो फिर उसको सेक्शन 188 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड के अंडर सजा सुनाई जाएगी। और फर्दर क्या कहा है, एंड द ऑर्डर शैल बिकम एब्सोल्यूट, और फिर वो जो ऑर्डर मैजिस्ट्रेट ने पास किया है वो एब्सोल्यूट हो जाएगा, वो कंफर्म हो जाएगा। अब उस ऑर्डर में जो जो बातें लिखी हैं वो उस बंदे ने लाजमी माननी ही माननी है, अब उसमें किसी भी तरह की कोई भी चेंजेस नहीं होंगी। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 137 के ऊपर। सेक्शन 137 बात करता है प्रोसीजर वेयर ही अपीयर्स टू शो कॉज। अब इसमें कहा गया है कि अगर तो वो बंदा शो कॉज करने के लिए राजी हो जाता है, यानी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर उसको वजह बताने के लिए मान जाता है, तो फिर क्या प्रोसीजर अप्लाई होगा। सो सेक्शन 137 कहता है इफ ही अपीयर्स and show cause against the order, the magistrate shall take evidence in the matter in the manner provided in chapter 20। कि अगर तो वो मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अगेंस्ट शो कॉज करने के लिए मैजिस्ट्रेट के सामने अपीयर हो जाता है तो ऐसी सूरत में मैजिस्ट्रेट के लिए कंपलसरी है कि वो उससे एविडेंस इस मैटर पर बिल्कुल उसी तरीके से लेगी जो तरीकाकार चैप्टर 20 ऑफ CRPC के अंडर एक्सप्लेन किया गया है। फिर क्लॉज 2 में आ जाएं तो क्लॉज 2 कहती है इफ द मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट द ऑर्डर इज नॉट रीजनेबल एंड प्रॉपर नो फर्दर प्रोसीडिंग्स शैल बी टेकन इन द केस। अगर तो मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाता है, वो मुतमईन हो जाता है कि जो ऑर्डर उसने पास किया है वो रीजनेबल और प्रॉपर नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में उस बंदे के अगेंस्ट किसी भी किस्म की कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जाएंगी। लेकिन क्लॉज 3 कहती है इफ द मैजिस्ट्रेट इज नॉट सो सेटिस्फाइड द ऑर्डर शैल मेड एब्सोल्यूट। लेकिन अगर एविडेंस रिकॉर्ड करने के बावजूद मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई नहीं होता, वो मुतमईन नहीं हुआ, तो फिर ऐसी सूरत में वो जो ऑर्डर मैजिस्ट्रेट ने पास किया है वो एब्सोल्यूट हो जाएगा, वो कंफर्म हो जाएगा और उस बंदे के लिए मानना कंपलसरी हो जाएगा। सो सेक्शन 137 ने पहली बात की शो कॉज वाली। आगे हम सेक्शन 138 की तरफ जाएं तो सेक्शन 135 जो सेक्शन है उसके पार्ट 2 को डिस्कस करता है प्रोसीजर व्हेन ही क्लेम्स ज्यूरी, कि जब वो बंदा ज्यूरी क्लेम कर देता है तो फिर क्या प्रोसीजर अप्लाई होगा। सो सेक्शन 138 की क्लॉज 1 कहती है on receiving an application under section 135 to appoint a jury the magistrate shall,
कि जब सेक्शन 135 के अंडर मैजिस्ट्रेट को ये एप्लीकेशन मिलती है कि एक बंदे ने ज्यूरी क्लेम की है, तो फिर उस ज्यूरी की अपॉइंटमेंट के लिए मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? मैजिस्ट्रेट के लिए कंपल्सरी है, नंबर 1, forthwith appoint a jury consisting of an uneven number of persons not less than 5 कि मैजिस्ट्रेट ज्यूरी अपॉइंट करेगा, लेकिन वो जो ज्यूरी होगी वो अनइवन नंबर्स पर मुश्तमिल होगी। अनइवन नंबर से मुराद ऑड नंबर्स यानी 1, 3, 5, 7, 9। लेकिन फिर फर्दर कहा है कि वो जो ज्यूरी अपॉइंट होगी वो 5 बंदों से कम की नहीं होनी चाहिए, और वो जो 5 बंदों से ज्यादा की जो ज्यूरी अपॉइंट हुई है उसमें से 1/2 ऑफ द रिमेनिंग मेंबर्स शैल बी नॉमिनेटेड बाय मैजिस्ट्रेट। 1/2 मेंबर्स को मैजिस्ट्रेट अपॉइंट करेगा एंड द अदर मेंबर्स बाय द एप्लीकेंट, और बाकी जितने भी मेंबर्स रह जाएंगे वो एप्लीकेंट अपॉइंट करेगा। फिर ज्यूरी अपॉइंट हो गई। नेक्स्ट काम क्या है? पार्ट बी कहता है समन सच 4 men and members to attend at such a place and time as the magistrate thinks fit। अब उन तमाम लोगों को जिनको ज्यूरी अपॉइंट किया है उनको समन भेजा जाएगा, और साथ ही साथ उनको ये कहा जाएगा कि वो फलां टाइम के ऊपर उस जगह फलां जगह पर जाएं और उस जगह का मुआयना करें। जैसे भी मैजिस्ट्रेट को मुनासिब लगता है वो टाइम और प्लेस वो उनको बता देगा। फिर क्या होगा? पार्ट सी कहता है फिक्स अ टाइम विद इन विच दे आर टू रिटर्न देयर वर्डिक्ट। फिर मैजिस्ट्रेट उनके लिए एक टाइम पीरियड फिक्स करेगा कि इतने टाइम के अंदर उन्होंने उस जगह का मुआयना करने के बाद मुझे उस जगह की रिपोर्ट देनी है। ये टाइम भी मैजिस्ट्रेट अपनी मर्जी से फिक्स करेगा। फिर क्लॉज 2 फर्दर कहती है द टाइम सो फिक्स्ड मे फॉर गुड कॉज शोन बी एक्सटेंडेड बाय मैजिस्ट्रेट। अगर तो मैजिस्ट्रेट को लगता है कि इतना टाइम पीरियड कम था, ज्यूरी इसके अंदर रिपोर्ट तैयार नहीं कर सकी, तो वो गुड फेथ के अंदर उस टाइम को फर्दर एक्सटेंड भी कर सकता है, मजीद उस ज्यूरी को टाइम दे सकता है कि वो मजीद टाइम लें, उस जगह का प्रॉपरली मुआयना करें और फिर आके उस मैजिस्ट्रेट को अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। अब सेक्शन 139 फर्दर इस चीज को एक्सप्लेन करता है, प्रोसीजर वेयर ज्यूरी फाइंड्स मैजिस्ट्रेट्स ऑर्डर टू बी रीजनेबल। अगर तो उस जगह का मुआयना करने के बाद ज्यूरी को लगता है कि मैजिस्ट्रेट ने जो ऑर्डर पास किया है वो रीजनेबल है, तो फिर क्या प्रोसीजर होगा? सेक्शन 139 कहता है इफ द ज्यूरी और मेजॉरिटी ऑफ द ज्यूरर्स फाइंड दैट द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट इज रीजनेबल एंड प्रॉपर एज ओरिजिनली मेड। अगर तो ज्यूरी पूरी ज्यूरी को या उसके मेजॉरिटी मेंबर्स को ये लगता है कि जो ऑर्डर मैजिस्ट्रेट ने इस बंदे के अगेंस्ट पास किया है वो बिल्कुल रीजनेबल है, प्रॉपर है, वो ठीक है, ज्यूरी सेटिस्फाई हो जाती है, तो फिर ऐसी सूरत में द मैजिस्ट्रेट शैल मेक द ऑर्डर एब्सोल्यूट सब्जेक्ट टू सच मॉडिफिकेशन। या फिर अगर ज्यूरी उस ऑर्डर में किसी किस्म की मॉडिफिकेशन करने के लिए कहती है तो फिर मैजिस्ट्रेट अपने का वो ऑर्डर एब्सोल्यूट हो जाएगा, और अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है ज्यूरी को सुनने के बाद कि इसमें मॉडिफिकेशन करनी चाहिए तो मॉडिफिकेशन करके उस ऑर्डर को मैजिस्ट्रेट एब्सोल्यूट कर देगा। फिर क्लॉज 2 क्या कहती है? इन अदर केसेस नो फर्दर प्रोसीडिंग्स शैल बी टेकन अंडर दिस चैप्टर। अगर तो ज्यूरी को जगह का मुआयना करने के बाद ये लगता है कि मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर रीजनेबल नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में उस बंदे के अगेंस्ट किसी भी किस्म की कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जाएंगी। ये थी हमारी आज की डिस्कशन चैप्टर 10 ऑफ सीआरपीसी सेक्शन 133 से 139 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 139A से स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।